अगर मैं आपसे कहूँ कि 2200 साल पहले का एविडेंस खुद ही साबित करता है कि भागवतिज्म कोई ट्राइबल कल्ट नहीं था, तो क्योंकि आज भी कई लोग कहते हैं कि भागवतिज्म सिर्फ अभीरों या वृष्णियों का ट्राइबल रीजन था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने हाईजैक कर लिया। आज का वीडियो एक पुराने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा डिबंक करने के जो काफ़ी दिनों से चले आ रहा है। सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन क्या इंस्क्रिप्शन यही कहते हैं? आंसर है नहीं। अब शुरू होगी असली कहानी। मध्य प्रदेश के प्राचीन विदिशा यानी बेस नगर में 2nd सेंचुरी BC के 3 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तीनों एक दूसरे जुड़े हुए, तीनों में सैक्रेड पिलर्स की बात हुई है, तीनों मिलकर मॉडर्न थ्योरीज की नींव हिला देते हैं। सब लोग सिर्फ हेरोडोटस इंस्क्रिप्शन जानते हैं, लेकिन बाकी दोनों इंस्क्रिप्शन को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर तीनों को साथ में पढ़ लिया जाए तो नैरेटिव पूरा बदल जाता है। सबसे पहले आते हैं हेलियोडोरस। वो एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर था। वो ना अभीर था, ना वृष्णि, ना भारतीय। वो एक इंडो ग्रीक किंग एंटिलकिडस का दूत था, लेकिन उसने क्या बनवाया? गरुड़ ध्वज वासुदेव के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है, ट्रेनी अमुतापदानी सुआनुथितानि नेयति स्वगम दम शग अप्रमाद। यानी 3 गुण मनुष्य को स्वर्ग ले जाते हैं, दमन, त्याग और अप्रमाद। अब जरा रुकिए, दमन यानी सेंस कंट्रोल, त्याग यानी रिनाउंसिएशन, अप्रमाद यानी स्पिरिचुअल विजिलेंस। ये कोई प्रिमिटिव ट्राइबल स्लोगन नहीं हो सकता, ये एक एस्थेटिक फिलॉसफी है, ये एक डिसिप्लिन स्पिरिचुअलिटी है। यानी भगवत ट्रेडिशन में सेल्फ कंट्रोल, रिनाउंसिएशन, एस्थेटिक एथिक्स पहले से मौजूद थे, जो कि पैस्टोरलिस्ट और प्रिमिटिव सोसाइटीज में होना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, शुंग किंग भागवत के बारे में। दूसरे इंस्क्रिप्शन में शुंग किंग भागवत के बारे में जानकारी दी गई, बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें लिखा है गरुड़ ध्वजो करितो भगवते महाराजा, यानी शुंग किंग भागवत। और ये इंस्क्रिप्शन महाराज भागवत के एक बात ध्यान देने की है, एक शुंग एम्परर, मेन स्ट्रीम रॉयल डायनेस्टी, और वो भी गरुड़ ध्वज ट्रेडिशन। वो ना भीर था, ना वृष्णि ट्राइबल चीफ, फिर भी भागवत ट्रेडिशन जुड़ा हुआ था। तो ये ट्राइबल कल्ट कैसे हुआ? अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा इंस्क्रिप्शन चाप देवी विदिशा चाप देम रेवत्समसा भार्या पथमो तबो धर्म। विदिशा की चाप देवी रेवत मित्रा की पत्नी द्वारा पहला स्तंभ यानी पिलर दान किया गया है। अब गौर कीजिए, एक ग्रीक एम्बेसडर, एक शुंग किंग, एक लाइट नॉबल वुमेन, तीनों ही मेन स्ट्रीम भागवत से जुड़े हुए सैक्रेड पिलर्स डिनोट कर रहे हैं, तीनों लगभग एक ही काल के। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ एक छोटे ट्राइबल कल्ट में होना पॉसिबल है? तो इतने डाइवर्स पैटर्न कहाँ से आए? पार्ट 4 टेम्पल। तीनों इंस्क्रिप्शन कंटेंट बहुत सिमिलर है। 2 इंस्क्रिप्शन गरुड़ ध्वज कहते हैं, चार दीवार स्तंभ यानी पिलर की बात करता है। इतिहासकार मानते हैं सब शायद एक बड़े वैष्णव सैक्रेड कॉम्प्लेक्स या टेम्पल से जुड़े हुए थे, यानी ऑर्गेनाइज टेम्पल वर्शिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में बुद्धिज्म के आने के कुछ पहले से। इसका मतलब ये है कि भागवत ट्रेडिशन पहले से ही इंस्टीट्यूशनलाइज था, ऑर्गेनाइज था और टेम्पल सेंटर था, रॉयल पैटर्नेज पा रहा था, वो भी मेन स्ट्रीम डायनेस्टीज से। पार्ट 5 अर्थशास्त्र और सबसे ओवरलुक्ड एविडेंस अर्थशास्त्र है, जिसमें संस्करण यानी बलराम के सन्यासी भक्त का मेंशन मिलता है, यानी एस्थेटिक डिवोटीज। तो रिनाउंसिएशन और एस्थेटिज्म कोई बात की चीज़ नहीं थी, वो पहले से ट्रेडिशन का हिस्सा थे। इसलिए थ्योरी की ब्राह्मणों ने बाद में ट्राइबल रीजन को फिलोसफिकल बना दिया। इतनी सिंपल नहीं रह जाती, क्योंकि इंस्क्रिप्शन खुद दिखाती कि एथिक्स, रिनाउंसिएशन, सेल्फ कंट्रोल, एस्थेटिज्म पहले से मौजूद था इस कल्ट में या रीजन में। पार्ट 6 और एक इंटरेस्टिंग बात, कोई रूलर्स को सिर्फ इसलिए मिथिकल या फिक्शनल मान लिया गया क्योंकि उनका मेंशन बुद्धिस्ट या जैन रिकॉर्ड्स में नहीं मिला, लेकिन भागवत इंस्क्रिप्शन ने दिखा दिया कि पुराने किंग्स को भी हिस्टोरिकल रियल हो सकते हैं। इतिहास सिर्फ एक ट्रेडिशन से नहीं लिखा जा सकता, इंस्क्रिप्शन मैटर, आर्कियोलॉजी मैटर्स। और विदिशा के इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि 2200 साल पहले भागवतिज्म रॉयल था, फिलोसफिकल था, एस्थेटिक था, ऑर्गेनाइज था और सोसाइटी के अलग अलग वर्गों में फैल चुका था। ये सिर्फ एक ट्राइबल कल्ट नहीं रह गया था।